20 वर्षीय सुंदर नौजवान गोविंद समंदर के किनारे अपनी नाव में बैठा हुआ समंदर को घूर रहा था। हाँ, हे भगवान, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कर्ज मेरे ऊपर ना निकल रहा हो। भगवान, आज तो मेरा जाल खाली ना जाने देना। इसमें इतनी मछलियां भर देना कि मैं अपने पेट की आग बुझा सकूं, कर्जदारों को शांत कर सकूं। तो बोलो भगवान की जय। इतना कहकर गोविंद ने अपना जाल समुद्र में फेंक दिया। काफी देर बाद जब जाल समुद्र से निकला तो उसमें केवल एक मछली फंसी थी। गोविंद निराश हो गया। तभी सामने खड़ा दूसरा मछुआरा गोविंद की ओर देखकर बोला, अरे भाई गोविंद, सही सही बताऊं तो समंदर की मछलियां जो हैं वो तेरी शक्ल से नफरत करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे गांव वाले तेरी शक्ल पसंद नहीं करते। अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मछलियां पकड़ना छोड़ दे और कोई दूसरा काम पकड़ ले। इतना कहकर वो मछुआरा हंसने लगा। अरे, एक तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे भैया, मजाक न उड़ाएं तो क्या करें? तू समझता क्यों नहीं कि तू समंदर के मामले में भाग्यशाली नहीं है? सीधे शब्दों में कहे तो भैया तू मनहूस है, मनहूस। हमें तो डर इस बात का रहता है कि कहीं तेरी मनहूसियत का साया दूसरे मछुआरों पर भी ना पड़ जाए। हर बार आकाश की ओर देखकर यही प्रार्थना करता है, हे भगवान, भर दे मेरा जाल मछलियों से, मगर तेरा जाल खाली का खाली ही रहता है। अब तेरी भगवान भी नहीं सुनता तो समझ ले तू कितना बड़ा मनहूस है। अरे किसने कहा कि मेरा जाल खाली रहता है? देखो, अभी एक मछली फंसी है ना। हाँ, वो भी केवल इस वजह से क्योंकि तू 2 दिन से भूखा है। इसे खाकर अपना पेट भर लेना, क्योंकि तुझे फिर से 2 दिन तक भूखा रहना है। इतना कहकर वो सब मछुआरे गोविंद का मजाक उड़ाने लगे। गोविंद नम आंखों से एक मछली को लेकर अपने घर आ गया। गोविंद ने मछली को रसोई में रखा और अपनी झोपड़ी में बैठकर रोते हुए खुद से बात करने लगा। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मुझे इतनी सजा भुगतनी पड़ रही है। तभी वहाँ पड़ोसी बलिया चाचा की पुत्री राधा आ गई। निराश मत हो गोविंद, हर रात के बाद सुबह होती है, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। इतना कहकर राधा ने कुछ मुद्राएं गोविंद को पकड़ा दी। ये लो, बाजार से कुछ खरीद कर खा लेना। मैं जानती हूँ कि तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। वो मुद्राएं वापस करते हुए बोला, मुद्राओं को वापस रख लो राधा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और कितना अभागा हूँ कि मुझे अपनी ही प्रेमिका से उधार लेना पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं आज तक तुम्हें कुछ भी खरीद कर तो नहीं दे सका, ऊपर से दिन ब दिन तुम्हारा कर्जदार बनता जा रहा हूँ। समझ नहीं आता कि तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ किस मुंह से मांगूंगा। क्या कहूँ मैं? मैंने कहा ना, मन छोटा मत करो, सब सही हो जाएगा। और बुरे समय में अगर तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? सोचो, अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तब भी तुम यही बात कहते। इतना कहकर राधा ने वही मुद्राएं दोबारा गोविंद को पकड़ा दी और चली गई। गोविंद बाजार में जाकर कुछ फल खरीद लाया, खाकर लेट गया। अगले दिन गोविंद फिर से मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचा। तभी वहां राधा का पिता बलिया आ पहुंचा। अरे सुन रे गोविंद, मुझे तेरी बेशर्मी पर बड़ी चिढ़ होती है रे नालायक कहीं का मनहूस। एक तो खुद फूटी किस्मत वाला है, ऊपर से मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है क्या रे? हैं? क्या? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा।
अरे मतलब नहीं समझा, बकवास मत कर। तू सब समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कल मेरी बेटी फिर से तुझे कुछ मुद्राएं देकर गई है ना, बता, बोल। गोविंद ने नजरें नीचे कर ली। मैंने राधा को मना किया था। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी तुझे पसंद करती है, क्योंकि वो नादान है। वो नहीं जानती कि वो एक ऐसे इंसान को पसंद कर रही है जो अपना पेट तक तो भर नहीं सकता। अरे नालायक मनहूस कहीं का, तू ये बता, तू भला शादी के बाद मेरी बेटी का पेट कैसे भरेगा, हैं? शादी के बाद तो तू हमेशा मेरे ही सामने हाथ फैलाएगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी का हाथ तुझे कभी नहीं सौंपूंगा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, बड़ा आया मेरा दामाद बनेगा और मेरे ही सर पर तांडव कर रहा है, मनहूस कहीं का। इतना कहकर बलिया चाचा वहाँ से चले गए। बलिया चाचा के जाते ही वहाँ खड़े दो मछुआरे गोविंद का मजाक उड़ाने लगे। देखो भैया, जाल में फंसती एक मछली सपना देखे बड़ी मछली का, यानी कि बलिया चाचा की बेटी का। हाँ और नहीं तो क्या, लोग सोते में सपने देखते हैं और ये तो भैया खुली आंख से देख रहा है। बलिया चाचा अपनी बेटी को जान से मार देंगे, लेकिन कभी भी उसका हाथ इस जैसे मनहूस बदकिस्मत को तो कभी ना सौंपेंगे, जो मछुआरे के नाम पे कलंक है, कलंक। गोविंद ने उन दोनों मछुआरों को आंसू भरी नजरों से देखा और शांत निगाहों से समुद्र की ओर देखा और बिना कुछ कहे अपने घर लौट आया। घर पर वापस आते ही वहाँ राधा आ गई। मुझे पता चला कि पिताजी ने तुम्हें मछुआरों के सामने बहुत अपमानित किया है। हाँ, देखो राधा, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी कहा, देखा जाए तो वो सच ही तो कहा। भला वो उस इंसान को अपनी बेटी का हाथ क्यों सौंपेंगे जो अपना पेट नहीं भर सकता, तो उनकी बेटी का पेट कैसे भरेगा? राधा, अगर तुम चाहती हो कि मैं और ज्यादा ना टूटूं, तो यहाँ से चली जाओ और कभी मत आना। हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राधा की आंखों में आंसू आ गए। तुम फिर हिम्मत हार गए। राधा, मैं कहता हूं तुम चली जाओ यहां से। तुमने मुझे जितनी भी मुद्राएं अब तक मदद के तौर पे दी हैं, मैं तुम्हें बहुत जल्द चुका दूंगा। बस हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, बात खत्म। जाओ 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 जाओ। राधा की आंखों में आंसू थे और वो चुपचाप चली गई। राधा के जाते ही गोविंद अपनी किस्मत को कोसने लगा और रोते रोते लेट गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। सोने के कुछ ही समय बाद गोविंद की आंख अचानक खुल गई। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? मैं सोया तो अपने घर पर था। ये कौन सी जगह है? गोविंद तुरंत उठकर देखने लगा। उसने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत समंदर के किनारे एक टापू पर खड़ा था। ऊपर नजर दौड़ाई तो देखा कि वो एक नीले वृक्ष के नीचे खड़ा था। तभी समंदर में उथल पुथल हुई और रंग बिरंगी किरणों से एक जल परी प्रकट हो गई। हाँ, जल परियां? जल परियां क्या वास्तव में होती हैं? मैं तो समझता था कि ये तो केवल कहानियों और किस्सों में होती हैं। गोविंद आंखें फाड़ फाड़ कर जल परी को देखने लगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो कोई सपना देख रहा हूं। ये वास्तविकता तो नहीं हो सकता। जरूर ये कोई सपना है। तुम कोई सपना नहीं देख रहे, बल्कि तुम सपने में भी हो और वास्तविकता में भी। हाँ, भला ये कौन सी पहेली है? जो ताकत तुम्हारे पास है वो ताकत बहुत खास लोगों में होती है। गोविंद, तुम बहुत ही खास हो। हाँ, अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने खास हो। ये क्या बकवास है?
अरे जाओ जाओ, सारे गांव में मैं मनहूस के नाम से प्रसिद्ध हूँ। बदकिस्मत कहते हैं लोग मुझे, फटी किस्मत वाला, फूटी किस्मत वाला, जाने जाने क्या कहते हैं। और तुम कहती हो कि मैं बहुत खास हूँ। क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई के बारे में नहीं जानते। नहीं 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 नहीं, ये सच हो ही नहीं सकता। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं सपना ही देख रहा हूँ। तभी जल परी अचानक वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद वो फिर से प्रकट हुई और अपना हाथ गोविंद की ओर बढ़ाया। इसे रखो। गोविंद ने देखा कि जल परी के हाथ में कीमती मोती रखे हुए थे। हाँ, ये मोती तो बहुत कीमती है। हाँ, इन्हें बेच देना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द मुझे ढूंढने का प्रयास करना। अगले ही पल गोविंद की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। इसका मतलब मैं सपना ही देख रहा था। हाँ, हे भगवान, कैसा सपना था। उसने जैसे ही माथे का पसीना पोंछा, तभी उसके हाथ से वो मोती जमीन पर गिर पड़े। गोविंद आंखें फाड़कर उन मोतियों को देखने लगा। हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर मैं सपना देख रहा था तो ये मोती मेरे हाथ में कैसे आया? आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान? कुछ तो बड़ा रहस्य है। मैं शायद मैं समझ नहीं पा रहा। गोविंद ने दोबारा वो मोती उठा लिए और गहरी सोच में डूब गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन गोविंद राज्य में गया और उन मोतियों को बहुत ही अच्छे दामों में बेच आया। घर आकर उसने सबसे पहले अपना मनपसंद खाना बनाया और खाया। कुछ देर बाद वो फिर से नींद की आगोश में समा गया। गोविंद की आंख फिर से उसी टापू पर, उसी नीले वृक्ष के नीचे खुल गई। अगले ही पल जलपरी फिर से उसके सामने खड़ी थी। क्या हुआ? लगता है आज तुमने पेट भर कर खाना खाया है। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने काफी समय बाद अच्छा खाना खाया है। अब आखिर तुम्हारा रहस्य क्या है? तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैं सही बताऊं तो अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं तुम कहना क्या चाहती हो। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। ये क्या बात है? जलपरी अचानक गंभीर हो गई। सुनो, बहुत जल्द उसका जादू, काला जादू, समंदर के बाहर की दुनिया में भी पहुंचेगा। उसका समय तुम्हारी दुनिया को सुख, घर, अन्न और जीवन से वंचित कर देगा। भूखमरी फैलेगी। हो सके तो मुझे उससे पहले ही तलाशने का प्रयास करना। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। इतना कहकर जलपरी ने फिर से कुछ कीमती मोती गोविंद को थमा दिए। जैसे ही गोविंद ने मोती पकड़े, अगले ही पल उसकी आंख खुल गई और उसके हाथ में फिर से वही मोती थे। उस दिन के बाद गोविंद के सपनों में रोज रोज जलपरी आई और उसे मोती देती रही। गोविंद उन्हें अच्छे दामों में बेचता रहा। देखते ही देखते गोविंद की किस्मत बदल गई। अब उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। वहाँ नौकर चाकर, आराम और ऐश्वर्य सब कुछ था। गोविंद अब अपने गांव का सबसे बड़ा मछलियों का व्यापारी था। वो अब साधारण मछुआरा नहीं रह गया था और उसका नाम अब गांव के धनवानों की सूची में शामिल हो गया था। जो मछुआरे पहले गोविंद का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी किस्मत पर जलन करने लगे थे। एक दिन गोविंद बाजार में खड़ा था कि तभी उसकी नजर बलिया चाचा और राधा पर पड़ी। गोविंद सीधे बलिया चाचा के पास चला गया। अरे ओरे गोविंद, अगर तुझको लगता है कि तू बड़ा धनवान हो गया है तो मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे कर दूंगा। बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ। ये सुनकर राधा चौंक गई। पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब तक गोविंद गरीब था तब आप मना करते थे। मैं समझती थी,
लेकिन आज गोविंद गांव का सबसे धनवान मछुआरा है, मछलियों का सबसे बड़ा व्यापारी है। उसके पास हवेली है, व्यापार है, नौकर चाकर है। अब किस बात की कमी? क्योंकि जिस तरह से गोविंद की किस्मत बदली है वो कोई साधारण बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। पक्का इसने कोई न कोई गलत काम करके ही धन कमाया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बलिया चाचा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और मैं इस रहस्य को किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी बात दूसरी है। इतना कहकर गोविंद ने अपने सपनों में जलपरी से मिलने वाली घटनाओं के बारे में बलिया चाचा को विस्तार से बताया। राधा बहुत गौर से गोविंद की बात सुन रही थी। और तब से जलपरी रोज मेरे सपने में आती है और कीमती मोती दे जाती है। उन्हीं मोतियों को बेचकर मैं धनवान बना हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया बलिया चाचा। ये सुनकर बलिया चाचा मुस्कुराने लगे। कुछ भी गलत नहीं किया। अरे तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे उल्टी सीधी कहानी सुनाओगे और मैं उस पर विश्वास कर लूंगा? बेटा ये सब बकवास है। ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाना। हाँ, कोई सूखा वूखा नहीं पड़ने वाला और कोई जलपरी नहीं होती है। बात करते हैं। इतना कहकर बलिया चाचा राधा को लेकर वहां से चले गए। गोविंद निराश होकर अपनी हवेली लौट आया। कुछ देर बाद अचानक राधा वहां आ गई। राधा को देखकर गोविंद चौंक गया। गोविंद, दुनिया तुम्हारी बातों पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। राधा, सही बताऊं तो तुमने विश्वास कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है। तो क्या तुमने कभी जलपरी को तलाशने का प्रयास किया? मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है राधा। आखिर जलपरी मेरे ही सपने में क्यों आती है और मुझे ही कीमती मोती क्यों देती है? आखिर उसका और मेरा क्या रिश्ता है, और क्यों वो कहती है कि मुझे उसे तलाशना होगा? नहीं समझ आ रहा मुझे। तुम्हारा और उसका रिश्ता कुछ तो खास है, वरना वो तुम्हारे ही सपनों में क्यों आती? और तुम्हारा सपना भी कोई सामान्य सपना नहीं है। वो तुम्हें मोती देती है, और जब तुम जागते हो तो वो वास्तव में तुम्हारे पास होते हैं। जो भी हो, रहस्य ज्यादा दिन तक रहस्य नहीं रहता, एक दिन तो खुलता ही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सूखा इतना भयानक था कि समुद्र ने मछलियां देना बंद कर दिया था। कुछ मछुआरे निराश होकर किनारे बैठे थे। अरे भैया, लगता है कि समंदर की मछलियां अब हमसे निराश हो गई हैं। गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। मेरा परिवार तो 2 दिन से भूखा है। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अरे सूखा केवल भैया हमारे गांव में नहीं, आसपास के गांवों में भी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कुछ दिनों में भूखमरी फैल जाएगी। उधर बलिया चाचा गांव को उदास नजरों से देख रहे थे। कुछ ही दिन पहले जहां गांव हरा भरा था, वहां अब केवल सूखी रेत रह गई थी। गांव का हर तालाब तक सूख चुका था और पूरे गांव में मातम सा छा गया था। तभी वहां राधा आ गई। पिताजी, क्या देख रहे हैं? बेटा, कुछ समय पहले जब गोविंद ने कहा था तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है कि वो सच कह रहा था। उसने कहा था कि जलपरी ने सपने में उससे कहा है कि कुछ दिनों के बाद चारों ओर सूखा और भूखमरी फैलेगी, और वही हुआ बेटा, वही हुआ। बलिया की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं अपनी आंखों के सामने गांव के लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकता बेटा, नहीं देख सकता। अपने पिता के आंसू देखकर राधा व्याकुल हो उठी और दौड़ती हुई गोविंद के पास पहुंची। गोविंद, मुझे लगता है कि अब तुम्हें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए।
तुम्हें जलपरी का रहस्य पता लगाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। मैं आज ही नाव लेकर उस टापू को जरूर तलाशूंगा जो मेरे सपनों में बार बार आता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं राधा, तुम यहीं पर रुको और गांव वालों और अपने पिता का ख्याल रखना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ो। राधा बहुत जिद करती रही, लेकिन गोविंद नहीं माना और वो अकेले अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़ चला। गोविंद काफी देर तक अपनी नाव को समंदर में तैराता रहा। सुबह से शाम हो गई, मगर उसे दूर दूर तक कोई टापू दिखाई नहीं दिया। हाँ, बाप रे, मेरी नाव तो इतनी दूर निकल आई है जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं कि कहाँ आ गया मैं। आखिरकार वो टापू है तो है कहाँ? अगले ही पल एक तेज तूफान उठा और गोविंद की नाव को बड़ी तेजी से आगे की ओर धकेलने लगा। तभी समुद्र में एक जबरदस्त बवंडर उठा और गोविंद उसमें गिर गया। कुछ देर बाद जब गोविंद की आंख खुली तो उसने अपने आप को उसी नीले वृक्ष के नीचे पाया जो उसे सपनों में दिखाई देता था। हाँ, 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 ये क्या नजारा है? मैं तो तूफान में फंस गया था और फिर अचानक से इस टापू पर पहुंच गया। हाँ, जो भी हो, मुझे जल परी को ढूंढना होगा। हाँ। गोविंद इधर उधर घूमने लगा। मगर जलपरी कहीं नजर नहीं आई। थक हार कर गोविंद समंदर के किनारे खड़ा होकर जोर से आवाज लगाने लगा। जलपरी! ओ जलपरी, कहाँ पे हो तुम? जलपरी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आ रही। जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ। जलपरी! मगर गोविंद की आवाज गूंजकर लौट आई। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ गोविंद के सामने आकर बैठ गया। ओहो, तो तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा था। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। लगता है तुम सपनों तक पहुँचने में कामयाब हो ही गए। हाँ, तुम तो पक्षी हो भाई, परंतु मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? आखिर ये जगह कौन सी है? आहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम उस जल परी से मिलने के लिए आए हो ना, जो तुम्हें अक्सर सपने और हकीकत के दरमियान मिलती है। बोलो हाँ। हाँ। हाँ, तो फिर चलो मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। इतना कहकर पक्षी आगे उड़ने लगा और गोविंद उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पक्षी गोविंद को एक खंडहर के भीतर ले गया। अंदर का दृश्य देखकर गोविंद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां जलपरी की एक विशाल प्रतिमा खड़ी थी। हाँ, ये तो जलपरी की मूर्ति है और ये तो वही जलपरी है जो मेरे सपनों में आती थी। आहा, सही पहचाना। तुम्हें इस जलपरी को असली रूप में लाना होगा और जब तक ये असली रूप में नहीं आएगी, तुम्हारी दुनिया में मची तबाही नहीं रुकेगी। आज रात इस जलपरी का असली रूप में आना बहुत जरूरी है। अरे ठीक है, लेकिन मैं इसे असली रूप में कैसे ला सकता हूँ भला? यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है जो रक्त की तरह लाल दिखता है। उस तालाब के अंदर एक अंगूठी है, जल परियों के रानी की अंगूठी। तुम्हें वो अंगूठी हासिल करनी होगी। क्या बात कर रहे हो? लेकिन इतने बड़े तालाब में जो कि रक्त की तरह लाल है, मैं उस अंगूठी को कैसे तलाशूंगा भला? क्या बात कर रहे हो? ओहो, घबराते बहुत हो। बहुत आसान तरीका है। तुम्हें तालाब के पास जाकर अंगूठी मांगनी होगी। वो तालाब माया मुक्त है। वो तुमसे एक पहेली पूछेगा
अगर तुमने उस पहेली का उत्तर गलत दिया तो तुम भी जल परी की तरह पत्थर के रूप में बदल जाओगे और तुम्हारे संसार में तबाही नहीं रुकेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सही उत्तर दोगे क्योंकि तुम बहुत खास हो। हाँ। अब जल परी भी मुझसे यही कहती थी कि मैं बहुत खास हूँ, पर मुझ में ऐसा क्या खास है समझ नहीं आता। ओहो, जिस अंगूठी को तुम हासिल करने जा रहे हो ना, उसे कोई छू भी नहीं सकता। वो अंगूठी मनुष्य को नहीं स्वीकार करती। लेकिन तुम साधारण नहीं हो। सारे सवालों के जवाब तुम्हें तब मिलेंगे जब जल परी अपने असली रूप में लौटेगी। पक्षी ने अपनी बात जारी रखी। सुनो, ये सब उस जादूगरनी के कारण हो रहा है जो वर्षों से जल परियों के राज्य में जल परियों की रानी बनकर बैठी है। पहले उसने वहाँ की दुनिया तबाह की और अब तुम्हारे संसार में जितने लोग भूखमरी और तबाही से मरेंगे वो उतनी ही शक्तिशाली और अमर होती जाएगी। हो, ये बात है। तो अगर मुझे अपने संसार को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मुझे उस लाल तालाब के पास ले चलो। पक्षी गोविंद को लेकर उस रहस्यमयी लाल तालाब तक ले गया। मुझे जल परियों की रानी की अंगूठी वापस चाहिए। अगले ही पल तालाब के भीतर से एक गंभीर और रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। वो अंगूठी वर्षों पहले एक जादूगरनी ने मेरे भीतर फेंक दी थी। वो अंगूठी मेरी नजरों में उसी की है जिसने उसे छोड़ा था। अगर तुम उसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। तालाब की आवाज अब और गहरी हो गई। मगर याद रखना, अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। पूछो, तुम्हें कौन सी पहेली पूछनी है? पूछो। तो बताओ, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के बोलता है, बिना शरीर के इंसान को छूता है? हवा। हाँ, हवा है वो, हवा। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम जरूर कोई खास हो, वरना इस पहेली का उत्तर कोई नहीं दे पाता। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो चमत्कारी अंगूठी गोविंद के हाथ में प्रकट हो गई। चलो अब जल्दी चलो, तुम्हें ये अंगूठी पत्थर की बनी लाल परी की उंगली में पहनानी है, तभी वो अपने असली रूप में आ पाएंगी। चलो। गोविंद ने जैसे ही वो अंगूठी जल परी की उंगली में पहनाई, अगले ही पल वो मूर्ति रंग बिरंगी किरणों से जीवित होकर एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया मेरे बेटे। क्या? आप कौन हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक अनाथ हूँ और मैं तो धरती का वासी हूँ। तुम्हें सब पता लग जाएगा। तभी पक्षी बोल उठा, अब मुझे भी मुक्त करो। जलपरी ने अपनी उंगली आगे की, उससे एक रंग बिरंगी किरण निकली और वो पक्षी एक साधु में बदल गया। ओ, तो आप पक्षी के रूप में साधु थे? हाँ, और ये जल परी तुम्हारी माँ है। वर्षों पहले जब एक जादूगरनी जल परियों के राज्य में आई, तब इसी ने तुम्हें जन्म दिया था। वो तुम्हें बचाकर धरती लोक ले आई और एक साधारण मानव परिवार को सौंप दिया। जादूगरनी ने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया, अंगूठी छीन ली और तुम्हारी माँ एक पत्थर बन गई और मुझे भी पक्षी में बदल दिया गया। ओ, लेकिन मेरी माँ मेरे सपनों में आती थी और मुझे मोती देती थी, जो कि असल में मौजूद होता था। ये कैसे? क्योंकि वो जल परी है और तुम जल परियों की रानी के पुत्र हो। तुम्हारे सपने हकीकत से अलग नहीं थे बच्चे, और ये उसकी और मेरी तपस्या का परिणाम था। तो फिर आप बताइए साधु महाराज,
अब आगे क्या करना है बताइए। बेटा चलो मेरे साथ, वो जादूगरनी मेरे महल में है, अब अंगूठी मेरे पास है और तुम मेरे साथ में हो। अब वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी और साधु भी अब अपने असली रूप में आ चुके हैं। इतना कहते ही जलपरी ने गोविंद और साधु का हाथ पकड़ लिया। अचानक रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं। अगले ही पल वो तीनों राजमहल में पहुंच गए। वहां एक जादूगरनी बैठी थी। ये कैसे मुमकिन है? तू तो जलपरियों की रानी का पुत्र है जो बरसों पहले गायब हो चुका था। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। इससे पहले कि जादूगरनी कुछ कर पाती, साधु मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम। जलपरियों की रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु की आंखों से किरणें निकलने लगी। जलपरी की अंगूठी से किरण निकली और वो जादूगरनी जलकर राख हो गई। अब तुम्हारे संसार में सब कुछ सही हो जाएगा। अब तुम मेरे पास ही रहो मेरे बेटे। मैं आपके पास नहीं रह सकता माँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन पृथ्वी पर बसाया है। मुझ में मानव जैसे ही गुण हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसे इसके संसार में वापस भेज दो। तुम मेरे बेटे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। आप मुझे केवल मेरी नाव तक पहुंचा दीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नाव समुद्र में भटक गई थी और तुम बेहोश हो गए थे? जानते हो तुम यहाँ कैसे आए? कैसे? जो बवंडर समंदर में उठा था, वो बवंडर एक दूसरी दुनिया का द्वार खोलता था। तुम जिस जगह पर खड़े हो वो धरती पर स्थित नहीं है, बल्कि समुद्र के नीचे दूसरे संसार में स्थित है। और वो बवंडर ही वो द्वार था जिससे तुम यहाँ पे आए। अपनी आंखें बंद करो। गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वो अपनी दुनिया में लौट आया। तभी वहाँ पर बलिया भागता हुआ पहुँचा। गोविंद! अरे गोविंद! गोविंद बेटा, समंदर ने मछलियाँ देना बंद कर दी थी, लेकिन अचानक से फिर से मछलियाँ वापस आ गईं। गोविंद सारी घटना बलिया चाचा को बताने लगा। हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा बेटा। अगर तुम नहीं होते तो शायद ये दुनिया ही खत्म हो जाती। बलिया ने राधा और गोविंद का विवाह धूमधाम से करवा दिया। वो सिर्फ एक मछुआरे की कहानी नहीं थी, ये उस प्रेम, संघर्ष और चमत्कार की गाथा थी, जहाँ एक बेटा अपनी माँ को समय की चट्टानों से बाहर निकाल लाया, जहाँ एक अनाथ ने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता अगर समंदर के नीचे भी छिपा हो तो भी आवाज दे ही देता है। और यही है गोविंद की कहानी, जो एक सपना था और एक हकीकत बन गया। कभी कभी किस्मत और नियति ऐसे रहस्य छिपा कर रखती है जिनके उत्तर सिर्फ भरोसे, प्रेम और साहस से ही मिलते हैं। गोविंद एक साधारण मछुआरा नहीं था, वो एक माँ की तपस्या, एक साधु की प्रतीक्षा और एक जादुई दुनिया की आशा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।